आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी का। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कंपनी के नेट प्रॉफिट्स का वह पार्ट है जो कंपनी शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगाया होता है, इन्वेस्टमेंट की होती है, तो उस इन्वेस्टमेंट पे एक तरीके से रिटर्न के तौर पर कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा, एक पार्ट डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स को। सो डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी which is distributed among shareholders as a return on their investment in the company। अब डिविडेंड पॉलिसी क्या है? डिविडेंड पॉलिसी के अंदर हर साल ये डिटरमाइन किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है कि नेट प्रॉफिट्स का कितना पार्ट डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कितना पार्ट रिटेन किया जाएगा बिजनेस में ही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो डिवाइड कर देती है नेट प्रॉफिट्स को, या फिर हम कह सकते हैं कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को, EAT को, टू पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो? पहला कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अर्निंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, एंड सेकंड अर्निंग रिटेन इन द बिजनेस। नेट प्रॉफिट्स का कितना पार्ट या अर्निंग्स का कितना पार्ट हम रिटेन करके रखेंगे बिजनेस के अंदर। अब जो रिटेन्ड अर्निंग्स है और डिविडेंड है, इस दोनों के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन है, एक नेगेटिव रिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, और दूसरा अगर बढ़ रहा है तो पहले वाले को कम होना पड़ेगा। देखिए, जैसे अगर डिविडेंड को हम बढ़ा देते हैं, डिविडेंड ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जाहिर सी बात है रिटेन्ड अर्निंग्स कम होंगी। रिटेन्ड हम कम करके रखेंगे अर्निंग्स को अपने बिजनेस के अंदर, और अगर हम रिटेन्ड ज़्यादा करके रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो डिविडेंड है वो कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन्वर्स रिलेशन है इसके बीच में। और इसी के साथ साथ जो डिविडेंड पॉलिसी है उसका लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन पर अफेक्ट तो पड़ता है, उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। और यहीं से दो अप्रोचेस निकलती है डिविडेंड पॉलिसी की या डिविडेंड डिसीजंस की, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच, जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझाएगी, और दूसरी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, जो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझाती है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच ऑफ डिविडेंड डिसीजन। देखो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेट प्रॉफिट्स हैं या फिर जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, वो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस के रूप में कंपनी उसको देखती है, क्योंकि कई सारी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के सामने टाइम टू टाइम आती रहती हैं। उन प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में फाइनेंस करने के लिए कंपनी को फंड की तो ज़रूरत है ही, तो कंपनी इन्हीं नेट प्रॉफिट्स को, इन्हीं अर्निंग्स को सोर्स ऑफ फंड के रूप में देखती हैं, ताकि वो यहाँ इन अपॉर्चुनिटीज़ में फाइनेंस कर सकें। तो इस अप्रोच के अंदर जो डिविडेंड की पेमेंट है उसको एक तरीके से कंपनी के रिसोर्सेज में डिक्रीज के रूप में ट्रीट किया जाता है। अब इस अप्रोच के अंदर दो फैक्टर्स हैं जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि कंपनी को रिटेन करके रखना चाहिए, बजाय कि अपने नेट प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो पहला है कि प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कंपनी के सामने अगर आती हैं तो उसमें फाइनेंस करने के लिए कंपनी को नीड होगी फंड की, और वही फंड कहाँ से आएंगे? नेट प्रॉफिट से आएंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स जिसको हम कह रहे हैं। वही नेट प्रॉफिट्स को ही हम अपनी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ में फाइनेंस करने के लिए कंपनी लगाएगी। लेकिन अगर वही नेट प्रॉफिट्स को, उन्हीं प्रॉफिट्स को अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो कंपनी के पास पैसा नहीं होगा, फंड नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड फैक्टर ये है कि जो एक्सटर्नल फंड है और इंटरनल फंड है, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस कंपनी को बनाकर चलना होता है। एक्सटर्नल क्या हो गया कि लोन ले लिया हमने, और इंटरनल क्या हो गया, जो इक्विटी फंड्स हैं हमारे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इन दोनों का बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। अगर हमने ज़्यादा लोन का यूज़ कर लिया कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपनी के लिए कि दोबारा एडिशनल फंड एक्सटर्नल सोर्सेज से, वही लोन से हम लेकर आ सके। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि दोबारा एडिशनल फंड को रेज़ किया जा सके एक्सटर्नल सोर्सेज से, लोन से।
तो ऐसे केस में कंपनी को रिटेन्ड अर्निंग की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से जो कंपनी है वो रिटेन कर रखना चाहती है नेट प्रॉफिट्स को। सेकंड जो अप्रोच आती है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। तो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस अप्रोच को बताया गया है। देखो, ये माना जाता है कि डिविडेंड की पेमेंट कहीं ना कहीं शेयर के मार्केट प्राइस को अफेक्ट करती है। जो कंपनी हाई डिविडेंड देती है उन कंपनी के जो शेयर्स है उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और जो ऐसी कंपनीज हैं जो डिविडेंड काफ़ी कम देती हैं उनकी शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी रिड्यूस हो सकती है। तो ये माना जाता है कि अगर आपको शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है, तो कंपनी को डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन कई शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो एट प्रेजेंट डिविडेंड को प्रेफर करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कई शेयर होल्डर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि कंपनी रिटेन करके रखे और बाद में हमें फ्यूचर इनकम जनरेट हो, कैपिटल गेन हमें मिले। तो कुछ शेयर होल्डर्स कैपिटल गेन को प्रेफर करते हैं और कुछ एट प्रेजेंट को। तो अब जो शेयर होल्डर्स हैं जो एट प्रेजेंट डिविडेंड को प्रेफर करते हैं, तो वो क्यों प्रेफर करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं डिविडेंड एट प्रेजेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उनमें पहला फैक्टर है रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, फ्यूचर जो है वो हमेशा से अनसर्टेन रहा है और रहेगा। फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बाय चांस कंपनी फ्यूचर में लॉस से सफ़र करे तो रिटेन अर्निंग जो है कंपनी की वो डिक्लाइन करेंगी और शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन नहीं मिल सकेगा क्योंकि कंपनी खुद ही लॉस से सफ़र कर रही है। तो कैपिटल गेन होएगा नहीं होएगा, फ्यूचर में प्रॉफिट होएगा नहीं होएगा, ये तो एक अनसर्टेन चीज़ है। लेकिन डिविडेंड एट प्रेजेंट अगर मिल रहा है तो ये अनसर्टेनिटी से हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद है कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है, तो वो कहीं ना कहीं इससे फुलफिल हो जाती है। उसके बाद आता है इंडिकेशन ऑफ साउंडनेस ऑफ कंपनी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंपनी जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, हर साल पे करती है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कंपनी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की साउंडनेस को भी बताता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे तभी तो कंपनी डिविडेंड दे सकेगी। कंपनी को प्रॉफिट्स ही नहीं है तो डिविडेंड कहाँ से देगी। तो कंपनी की साउंडनेस को भी ये इंडिकेट करता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स बेनिफिट का, कि शेयर्स पर अगर कैपिटल गेन होता है तो हमें टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर उन्हीं शेयर्स पर हमें डिविडेंड मिल रहा है तो हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, इनकम टैक्स हमें इन पर नहीं देना पड़ता। तो इसी वजह से शेयर होल्डर्स इसको प्रेफर करते हैं। अब डिविडेंड पॉलिसी के अंदर कंपनी को इन्हीं दो अप्रोचेस के बीच में जो हमने पढ़ी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इन दोनों अप्रोचेस के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना चाहिए और यही बैलेंस बनाने का काम हम करते हैं डिविडेंड पॉलिसी के अंदर।